हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं सुबह 11 बजे आपकी जीके की क्लास होती है। ज़बरदस्त क्लास हो रही है। और ये जो जीके की क्लास है आप किसी भी एग्जाम के लिए दे सकते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, है ना, आप इस क्लास को दे सकते हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आपके रखे गए हैं बिल्कुल एग्जाम वाले रखे गए हैं। और जैसा आपका पूछा भी जा रहा है, चाहे वो ग्रुप डी का लेवल हो, है ना, आप देख रहे होंगे कि ग्रुप डी का जो लेवल है कितना हाई पूछने लगा है ना। तो इसलिए आप इस सीरीज को पूरा का पूरा देखते रहिए। डेली आपको करना है, डेली रिवीजन करना है। नए नए क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। वैसे ही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे भी। ठीक है, चलिए सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। और जल्द ही आपको पेट एग्जाम की क्लासें भी आपको देना शुरू कर देंगे, क्योंकि पेट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है ना। अप्रैल माह में आपको देखने को लगभग संभवता है कि मिल जाएगा। और उसी के माध्यम से कई ऐसी भर्तियां भी हैं, है ना, जो इसमें से आपके कह सकते हैं पेड एग्जाम 2025 के माध्यम से होंगी। साथ में आप लोगों की खुशखबरी है कि जो हमारा ऐप है देव जी के ट्रिक, उसमें जितने भी कोर्स हैं, और हर कोर्स में आप देखे होंगे कोई 50 रुपये का है, कोई 60 रुपये का है ना। मतलब जैसे हिंदी का आपका है, हिंदी साहित्य का 60 रुपये में है। तो उसको जैसे ही परचेज करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज आपको फ्री में उपलब्ध करा दी गई है, उतने ही रुपए में, है ना। अगर 60 रुपये का यूपी जीके है तो उसमें से आपको संपूर्ण यूपी जीके की थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। उसके साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा दी गई है। और एक टेस्ट सीरीज नहीं है, उसमें जिस एग्जाम के लिए आप चाहें उस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज आप समझ सकते हैं, लगा सकते हैं, उतनी ही चार्ज में है ना। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और थ्योरी भी पढ़िए, टेस्ट पेपर भी लगाइए, मॉक टेस्ट भी लगाइए, टेस्ट सीरीज भी आप लोग लगाइएगा, है ना। अपना स्कोर भी जांचिएगा। और वो कोई भी एग्जाम हो, सब के लिए आपको अवेलेबल करा दी गई है ना। सारा दिन बैठ के आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फिरोज मेहता, क्या दिया गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है सर, फिरोज मेहता द्वारा किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, इसकी स्थापना फिरोज मेहता के द्वारा की गई थी। अब आपको बताना है कि सर फिरोज मेहता द्वारा किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। वन की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा डी नंबर, याद रखिए 1885। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1885 में, याद रखिए, उन्होंने न्यायमूर्ति तेलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो इसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब इनमें राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो 1904 में इनको नाइट की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है थोड़ा सी हाँ, चलिए, कह रहा है मृत घाटी अर्थात डेड वैली क्यों प्रसिद्ध है। ये बताना है जो डेड वैली है ये क्यों प्रसिद्ध है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर डेड वैली जो आपकी है कहीं ना कहीं ये अत्यधिक उष्णता के कारण है। ये जो आपकी मृत घाटी अर्थात डेड वैली, ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ गया है यहाँ पर जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन जिसका आ गया सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर आपका होता है डेड वैली हो गया, एक होता है आपकी जो फूलों की घाटी जो आपका है, फूलों की घाटी वो आपको कहाँ मिलेगी, उत्तराखंड मिलेगी। डेड वैली आपका अत्यधिक उष्णता होती है, इस वजह से आपकी देखा जाए तो बड़ी प्रसिद्ध रहती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपसे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या गुण है ये सब आपको देखने को मिलेंगे। हमने कहा सर पहला पॉइंट दिया गया है कि सर जलोढ़ मृदा जो आपकी है प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। आप कहेंगे बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि प्रायद्वीप प्रदेश में पूर्वी तट की जो आपकी नदी डेल्टा है और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो हमने कहा चलिए पहले ऑप्शन को फोकस कर देते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ों के दौरान निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। और बांगर नहीं कहते हैं भाई साहब, यहाँ पर बांगर नहीं कहते हैं, यहाँ पर उन्हें बोलते हैं खादर, है ना, क्योंकि नई जलोढ़ मृदा होती है उसको हम लोग खादर कहते हैं। खादर हमने आपको यूपी जीके में बताया था। तो यहाँ से ये ऑप्शन तो आपका डिलीट हो जाएगा। कह रहा है सर जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है। आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आप कहेंगे सर केवल फर्स्ट और थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिए पोटास की जो मात्रा होती है बड़ी उपजाऊ होती है, और पोटास में आपको मालूम है नमक की मात्रा होती है। तो आप कहेंगे जैसे आपकी केला की खेती होती है या मिट्टी की उर्वरता क्षमता को, मतलब उसकी उपजाऊ ज्यादा करना है तो उसमें पोटास खाद डाल दीजिए, तो आपकी उर्वरता शक्ति जो आपकी बरकरार रहेगी और ज्यादा से ज्यादा आपका उसमें कह सकते हैं कि फल भी लगेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे कह रहा है सर सूर्य ग्रहण क्या होता है। हमने कहा सूर्य जो निकलता है वो शाम को निकलता है। कब निकलता है, तो सूर्य जो निकलता है वो शाम को निकलता है या
आपके दिन में निकलता है, तो आप कहेंगे सर शाम को निकलता है चंद्रमा। क्या निकलता है? शाम को निकलता है चंद्रमा। तो इसका मतलब आपका हो गया कि ये चंद्र ग्रहण है, शाम को होता है चंद्र ग्रहण। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर देखिए सूर्य और जब चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। वहीं पर अगर हम इसको बना दिया जाए समा, क्या बोल देते हैं? समा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो आपकी चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। आप देख लीजिएगा कोई ना कोई ऑप्शन आपको मैच कर रहा होगा। कह रहा है जब चंद्रमा है और सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमने आपको बस बताया है दो चीज याद रखना है। क्या? एक तो शाम जो आपका होता है वो चंद्र ग्रहण होता है, शाम को चांद निकलता है, चंद्र ग्रहण। और बस इसी को यहाँ पर समा कर दीजिएगा, है ना, तो आप बस दोनों चीज आपकी याद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 5 नंबर में से कि यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर आपका है? 5 की अगर बात कर लेते हैं, यूरेनियम के भंडार में जो सर्वाधिक शीर्ष देशों में से आपकी गिनती आती है वो आपकी दोस्तों आपकी ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है भंडार की। किसकी हो रही है? भंडार की। यहाँ पर उत्पादन की नहीं कह रहा है, कौन है जो इसमें आपका सुमेलित नहीं है आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर 6 नंबर में देखते हैं पहला ऑप्शन, और पहला ऑप्शन कह रहा है 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह। डोवर जल संधि आपके इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर में है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में है। दिया गया है यहाँ पर आपके सामने, कह रहा है सर जी ये बताइए कि डेविस जल संधि किसके बीच आपकी है? तो बस आपका आंसर मिल गया है। डेविस जल संधि आपकी बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डेविस जल डमरू मध्य है ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है। किसके? तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच आपका है। कुमला के उत्तर जो आपका मध्य पश्चिमी ग्रीनलैंड है ना, तो वहां पर आपको मिलेगा। तो आपके देखा जाए ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और आपसे कह रहा है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल आपका प्रसिद्ध है? जय हिंद भैया, जय हिंद जय हिंद। 7 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो आपका एक जगह है भीतर कड़िका, क्या है? ओलिव जो रिडले जो आपकी कछुआ है इनके लिए जो प्रसिद्ध आपका जगह माना जा रहा है, तो दोस्तों याद रखिए आपकी ये भीतर कड़िका है। और ये जो ओलिव रिडले कछुए होते हैं मांसाहारी प्रजाति के होते हैं। क्या? मांसाहारी प्रजाति के होते हैं, जैसे आपका जेलीफिश हो गया, झींगा हो गया, घोंगे हो गए, केकड़ा हो गए, इनको है ना ये मतलब इनको खा जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर 8 नंबर में कि किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? एक क्वेश्चन को हमने आपको बताया था कि सर पृथ्वी के फेफड़े की अगर बात कर लेते हैं तो पृथ्वी के फेफड़े को कहा जाता है, जो कहा जाता है वो आपके अमेजन वर्षा वनों कहते हैं। किसे कहते हैं? तो आपके अमेजन वर्षा वन जो ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने आपको ये भी बताया था, सर यहाँ पर जो पृथ्वी का फेफड़ा अर्थात जो अमेजन वर्षा है, तो विश्व की 20% ऑक्सीजन जो उत्पादन होता है वो आपको यहीं से मिलता है। और अगर 25% CO2 अगर देखा जाए तो अवशोषण क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो अवशोषित करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 25% कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और आपको इनके माध्यम से 20% ऑक्सीजन यहाँ से मिलती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? यहाँ पर बताइएगा कि जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं ओजोन परत में से, यहाँ पर 9 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जो आपका CFC गैसें होती है ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर वो आपका डी हो जाएगा। और आपको याद होगा कि ओजोन दिवस मनाते हैं, और ओजोन दिवस जो मनाते हैं वो आपके 16 क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर 16 सितंबर को मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया? ये जो आपका इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को एजी टांसले ने यहाँ पर प्रस्तावित किया। एजी टांसले आपका जो आंसर है यहाँ पर फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। और ये बात है आपकी 1935 की। कब है? 1935 में उन्होंने प्रस्तावित किया था, उन्होंने एक जैव संरचना के रूप में परिभाषित किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और आपसे कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो पश्चिम की ओर के लिए कई ट्रिक आपकी होती हैं, कोई समता कहता है, कोई समानता कहता है, ढेर सारे आपकी ट्रिक होती हैं। और आपको हम सीधा मैप में जब आपको समझा दें तो ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप कहेंगे सर 11 नंबर की बात करते हैं तो नर्मदा नदी देखा जाए तो आपके अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी आपकी है, जो कि आपकी पश्चिम की ओर बहती है। इसके बाद आपकी माही नदी है और माही नदी भारत में बहती है और कर्क रेखा जो आपकी है इसको 2 बार काटती भी है। यहाँ पर ताप्ती नदी भी आपकी है ना, ताप्ती नदी भी आपकी है। तो आप कहेंगे सर माही नदी महानदी जो आपकी है वो तो इस साइड को जाती है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा भाई। नर्मदा भी है और माही नदी भी है और आपके यहाँ पर तापी नदी भी है, ठीक है ना, तापी जैसे ताप्ती कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे कह रहा है
कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ मिला देते हैं तो भैया सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। और ये अभिक्रिया जो आपकी है, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब होता है NaOH। क्या बोलते हैं? NaOH। और इसको हाइड्रोक्लोरिक अर्थात HCl के साथ जब क्रिया करेंगे तो ये बनेगा, नमक बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl आपका हो जाएगा और H2 आपका बन जाएगा। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है 13 नंबर में, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? 13 की अगर बात कर लेते हैं कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है, तो आपके सर 13 नंबर में देखा जाए, जैसे आपका दहन है ऑक्सीकरण होता है, भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, श्वसन में भी आपका ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अवक्षेपण जो आपकी प्रक्रिया है, अवक्षेपण में ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 14 के साथ। 14 नंबर आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर यहाँ पर 14 नंबर है, 14 का ऑप्शन आपका हो जाएगा जो ग्रेफाइट होता है। याद रखिए, जो ग्रेफाइट होता है ये आपका धातु है और ये विद्युत का सुचालक है। याद रखिए, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ग्रेफाइट आपने देखा होगा, पेंसिल, जो पेंसिल होती है, पेंसिल के बीच में आपको जो लगा होता है ग्रेफाइट होता है। अगर इस पेंसिल की नोक से अगर आप लोग करंट में लगाओगे भी तो आपको करंट लग जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये सुचालक होता है, याद रखिएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है 15 नंबर में, कह रहा है रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? जो रबड़ है, ये जो बहुलक है वो आपका है किसका? तो आप कहेंगे सर ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है ना। जो प्राकृतिक रबड़ है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगर हम बोले सर इसका सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसके सूत्र की बात करते हैं तो CH2 है ना, CH2 बराबर C माइनस, यहाँ पर आपका CH हो जाएगा और इसके बाद डबल बॉन्ड, जैसे बोलेंगे डबल बॉन्ड CH2, ये आपका होता है पूरा पूरा आपका इसका सूत्र। यहाँ पर अगर हम बात करें सर, ये प्राकृतिक रबड़ जो आपकी होती है आइसोप्रीन, कई पौधों और जानवरों में पाया जाता है ना, कई पौधों में पाया जाता है और जानवरों से भी इसको निकाला जाता है, याद रखिएगा, जिसे लैक्टेस के रूप में जानते हैं ऐसे पौधों को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, कह रहा है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। जब कोई वास्तविक वस्तु होती है ना, जैसे कोई वास्तविक वस्तु है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपको 16 देना है। सिंपल सी बात करें कि जैसे कि आपका जो चेहरा होता है, आपका जो प्यारा सा मुखड़ा होता है, उसको आप किस में देखते हैं? तो आप समतल दर्पण में देखते हैं। जो आपके घर पे शीशा होते हैं जिसमें आप अपना मुखड़ा देखते हैं, ये होता है समतल दर्पण होता है। और यहाँ पर उत्तल दर्पण क्या होता है? जो आपकी गाड़ी होती है, गाड़ी के बगल में साइड मिरर होता है, उस साइड मिरर में पीछे की वस्तु आपको जैसी गाड़ी होती है वैसी गाड़ी ही आपको दिखाई देगी। यहाँ पर उसकी साइज जरूर छोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि ये उल्टा चलने लगी, गाड़ी बिल्कुल सीधे चलती है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 17 के साथ। 17 नंबर आपसे कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग करते हैं? जो विद्युत चुंबक होता है उसको बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग करते हैं? आप कहेंगे सर विद्युत चुंबक दिया और विद्युत चुंबक के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका? नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? मतलब कोई अगर मिश्रण होता है, उसको अगर हम मिश्रण को अलग, मिश्रण क्या होता है? जब दो आपके पदार्थ होते हैं, जैसे यहाँ पर नमक हो गया और पानी हो गया, या आपका गेहूं और चावल हो गया, कुल मिला के यहाँ पर दो चीजों का जब होता है उसको मिश्रण कहते हैं। और इनको अगर अलग करना है तो ऐसी विधियों को हम लोग कहते क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसी विधियों में से ये लगभग सभी विधि आती हैं। हम बोलेंगे सर यहाँ पर खकरण, रवाकरण आपका है, आश्वासन है, निस्यादन है, उद्पातन, ये सभी क्रियाएं होती हैं जो मिश्रण को हम अलग अलग तरीके से इनको अलग यहाँ पर क्या करते हैं? पृथक कर लेते हैं। भाई यहाँ पर देखा जाए तो पानी दूध का मिश्रण, पानी तेल का मिश्रण, ये भी आपका हो गया। कई ऐसे केमिकल होते हैं, कई ऐसे खनिज होते हैं जिसमें कई चीजें आपकी मिली होती हैं, तो ये इनमें से सभी आपकी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 आपसे कह रहा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? मनुष्य में जो मादा जनन होता है इस अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? 19 नंबर आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो, मादा जनन अंगों से जो हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, रिलैक्सिन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। रिलैक्सिन हार्मोन्स, ये जब बच्चे क्या होते हैं कि बच्चा जब जन्म ले रहा होता है तो उस समय माँ की बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन्स बिल्कुल सक्रिय होता है। उससे क्या होता है, एक प्रकार की दिक्कत नहीं होती है और बच्चा आराम से जन्म भी ले लेता है। तो ये आपके देखा जाए तो आपके बच्चे के जन्म के समय माँ के अंदर जो आपका हार्मोन्स होता है उस समय आपका रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है, कह रहा है सुमेलित आपका करना है। क्या करना है? आपको सुमेलित करना है।
आपके दिया है विटामिन और आपसे दिया गया है इनका प्रभाव क्या होता है 20 नंबर में। पहले ऑप्शन को देखते हैं सर, टेकोफेरल क्या होता है? तो टेकोफेरल से जो आपकी यहाँ पर जनन क्षमता की कमी है, क्या है? जनन क्षमता की कमी है। नेप्थोक्यूनिन जो आपका होता है, चोट लगने पर रक्त का जो थक्का नहीं बनता है वो आपका नेप्थोक्यूनिन हो जाता है, जिसे विटामिन के कहते हैं। थायमिन की अगर बात कर लेते हैं तो थायमिन में क्या होता है? थायमिन में बताइएगा, थायमिन में क्या होता है? तो यहाँ पर बेरी बेरी आपका हो जाता है, बेरी बेरी आपका हो जाएगा, है ना, बेरी बेरी हो जाएगा। और साइनोकोबाल्मिन होता है यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की जो आपकी गड़बड़ियां होती हैं। कुल मिला के ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। जो दिया है अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है, ये बताइएगा। अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है? याद रखिए जो अमीबा में होते हैं, अमीबा में होते हैं कूटपाद, क्या बोलते हैं? कूटपाद बोलते हैं, याद रखिए कूटपाद या विकसित सीलिया, इसी को बोलते हैं विकसित सीलिया, या विकसित सीलिया की मदद से होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पहले कूटपाद को लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कूटपाद को लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन हम रख देते कि सर इनमें से दो, तो हम लोग इसको सीलिया को लगा सकते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में कूटपाद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेसिड्यूपोडिया बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको देना है, फर्स्ट आपको देना है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और आपसे कह रहा है सर यहाँ पर बताइए निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? और आपको याद होगा कि ऊर्जा के मात्रक में हमेशा आपको जूल होता है। वो कैसी भी ऊर्जा हो, वो कैसी भी ऊर्जा हो, उसमें से जो मात्रक मिलेगा वो आपका जूल ही आपका होगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया और आपसे कह रहा है संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? जो सहकारी समितियां होती हैं, है ना, इनका जो प्रबंध है, उपबंध है, ये किस भाग के माध्यम में किया गया है? तो दोस्तों ये भाग जो आपका 9 का जो खा है, भाग 9 के खा में, या कह सकते हैं भाग 9 का जो आपका बी होता है ना, कभी कभी इंग्लिश में भी आ सकता है। वो आपने सर आपने तो खा पढ़ाया था, याद रखिए खा को हम लोग बी भी कहते हैं। तो ये आपका जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 24 नंबर में। 24 आपसे कह रहा है निम्न कथनों पर आपसे विचार करना है, क्या पॉइंट आपके सही हो सकते हैं? पहले ऑप्शन में कह रहा है उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है। ये हमने नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा हो तो जल्दी से बताइएगा, क्या कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है? नहीं करता है ना, सिर्फ 5 ही प्रकार के तो होते हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया है। और यहाँ पर अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बी नंबर में कि अनुच्छेद जो 32 है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जो आपका रिट जारी करता है। जी कहेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ऑप्शन नहीं सही होंगे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ और सिर्फ बी आपका होगा, क्योंकि भैया रिट आपकी सिर्फ 5 ही होती है, 6 नहीं होती हैं। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 25, बड़ा गजब का क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते भी हैं। यहाँ पर आपके 25 नंबर में से पहले ऑप्शन को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है, यहाँ पर आपसे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सब पूरे ऑप्शन भी आपको दिखेंगे। वो कह रहा है मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा सही है ना, मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। आप कहेंगे पहला पॉइंट सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। इसके बाद दिया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य आपको समाहित किए गए हैं। कहेंगे सर डी नंबर तो आपको बिल्कुल गलत दिया गया है और बी वाले में आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा। तो जब आपको बी वाले में थोड़ा डाउट लग रहा है तो एक बार याद रखिए, यहाँ पर कह रहा है कि संविधान में 8 मूल को सुझाव दिया था, सुझाव दिया था, जो कि बिल्कुल बात सही है, इन्होंने सुझाव दिया था, बिल्कुल सही है, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। सुझाव दिया है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत आपका नहीं है, याद रखिएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका 26 और आपसे कह रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें अगर हम विशेषता की बात कर लेते हैं तो विशेषता में पहला है कि केंद्र द्वारा जो प्रांतों को विधायी शक्ति को हस्तांतरण कर दिया गया था। क्या केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों पर फोकस किया गया। दिया है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था आपकी की गई। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। आप कहेंगे सभी सही है भाई, ये मूल कर्तव्य 8 है नहीं है, बिल्कुल अचंभव नहीं होना है। हमने कहा कि 8 जो मूल कर्तव्य थे उनके लिए विचार किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है कि सर सुझाव की बात केवल है, सुझाव दिया था और कुछ नहीं, बाद में यहाँ पर 10 मौलिक संविधान में जोड़े गए थे, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन में आइएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 27 नंबर में क्या दिया गया है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया। दोस्तों 27 नंबर है और 27 की अगर बात कर लेते हैं तो आपके सर जो आपके रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मेदारी सौंपी गई थी डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 है,
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसमें आपका नहीं है। पहला ऑप्शन देखिएगा, कुटीर उद्योग का विकास करना, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करना, ये नीति निर्देशक में नहीं है, ये मौलिक अधिकार में आता है। दोस्तों याद रखिए, मौलिक अधिकार में आपका आता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 29 नंबर, और आपसे कह रहा है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं था। दोस्तों याद रखिए, व्यापक सिद्धांत को हम लोग हड़प नीति के नाम से जानते हैं, द डाक्ट्रिक लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर आपके सतारा को सबसे पहले शामिल किया गया था, बलघाट को भी किया गया, झांसी को, लेकिन अवध को दोस्तों याद रखें इसको कुशासन के आरोप में, किसमें, तो आपके कुशासन के आरोप में शामिल किया गया था, ना कि हड़प नीति के माध्यम से किया गया था। तो इसलिए आपको 29 का ऑप्शन आपको सी देना है, क्योंकि इसको कुशासन के आरोप में यहाँ पर शामिल किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप में मालूम है कि आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आप भी दोगे और दिया भी है। याद रखिए कुशासन के मतलब कुशासन यह हुआ कि आपके जो अवध में थे, अवध में जो आपके अंग्रेजी सेना में थे, अंग्रेजी सेना में सबसे ज्यादा जो सैनिक थे वो आपके अवध के ही थे, अवध के ही थे। तो अवध के लोगों के साथ बड़ी गलतियां की गई थी ना, तो कहीं ना कहीं इसको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं किया गया था, इसको कुशासन के आरोप में किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है सर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया। क्वेश्चन का जवाब नहीं है, है ना, लेवल बिल्कुल दमदार है, जो कि क्वेश्चन को आपको बिल्कुल से आपके माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देगा, पढ़ने वालों के लिए मजा आ जाएगा कि हाँ यही लेवल आपको देखने को मिलता है। 30 नंबर की बात करते हैं तो आपके सर यहाँ पर देखा जाए तो सर यहाँ पर आपका आ गया है बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था, ये आपसे कह रहा है। तो आपके सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 1929 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका जिसका सी आ रहा है, यहाँ पर जवाब सी हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था, 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना। और आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है सर 31 नंबर में कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर याद रखिए ये जो आपके हैं एनजी रंगा, नाम सुने होंगे एनजी रंगा, याद रखिए इसका आंसर आपका जो बी है यहाँ पर राइट हो जाएगा, एनजी रंगा आपका बनेगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है और आपसे कह रहा है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता है। इंडियन मिरर जो समाचार पत्र है इसका जो संपादन है वो किसके द्वारा होता है, तो आपके देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता था। देवेंद्र नाथ टैगोर और एक थे मनमोहन घोष, उनके द्वारा ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल से ये प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 33 और आपसे कह रहा है कि कांग्रेस की किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये 1909 का लाहौर अधिवेशन था, 1909 का लाहौर अधिवेशन था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपको बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 34 है और आपसे कह रहा है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। यहाँ पर हर चीजों को हमने बड़े डिटेल से पढ़ा रखा है, अगर आपने बेसिक वाले क्लास नहीं देखा है तो उनको आप जरूर देखिएगा। दोस्तों ये बात है आपकी कब 16 अगस्त की, तो 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यहाँ पर मतलब कह सकते हैं प्रारंभ किया गया था ना, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो जलियांवाला बाग कांड के संबंध में आपका सही नहीं है। 35 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई, बिल्कुल सही है। सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ही सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इनके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, आप कहेंगे ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, ये नहीं है क्योंकि सफल प्रयोग चंपारण वाला आपका था, इसलिए 35 नंबर का ऑप्शन आपका डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है और आपसे कह रहा है कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी। भारत में जो चांदी है ये सर्वप्रथम आपके हड़प्पा काल में पाई गई थी, कब, तो आपके हड़प्पा काल में पाई गई थी। लेकिन चांदी के सिक्के सर्वप्रथम कब मिले थे, तो आपकी 1540 में, उस समय आपके शासक थे शेरशाह सूरी, तब आपके चांदी के सिक्के पेश किए गए थे। अगले क्वेश्चन इसका आंसर जो आपका है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता काल में। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है सर 37 नंबर है और आपसे कह क्या रहा है, दिया गया है कि सर किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। यहाँ बताइएगा कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण किया, और ये जो उपाधि धारण किया दोस्तों याद रखिएगा आपके हर्षवर्धन ने, याद रखिए हर्षवर्धन जिसका ऑप्शन है
हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों याद रखिएगा। गुप्त काल के बाद जो आया था शिलादित्य के रूप में, यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा हर्ष। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 38 नंबर में और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। बताइए, एक ऐसे संत हैं जिन्हें कहा जाता है ये भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार है। यहाँ पर 38 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो आपके अलवार संतों में से आपके है ना, इनके अलवार कृष्ण भक्त माना जाता है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 39 है और 39 की अगर बात करते हैं तो आपसे क्या क्या रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी। तो ये बताइएगा जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये आपकी इसकी स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी। तो दोस्तों ये है आपके धर्मपाल, है ना, राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत में किया था। 9वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच ही आपका कह सकते हैं स्टार्टिंग भी हुआ था। तो ये आपके बौद्ध मठ जो था भारत में आधुनिक बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या हुआ भाई हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है गड़बड़ क्या हो रहा है अभी, चलो यहाँ पर दिया है निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्यक है ना राजवैद्य जो जीवक को भेजा था। चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 तब तक आप लोग जवाब देते रहिएगा, रुकना नहीं है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपके बिंबिसार है, नाम सुने होंगे है ना, सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। जीवक जो कि बुद्ध और बिंबिसार के निजी चिकित्सक हुआ करते थे। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 41 से कह रहा है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, 41 नंबर आपको देना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा, है ना, इनके शासनकाल में देखा जाए तो आपके काफी समय तक आपका रहा था और ये 1333 में ये आपके सिंध प्रांत में आपको पहुंच गया था। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट है, यहाँ पर राइट हो जाएगा और ये मध्य एशिया के रास्ते हुए यहाँ पर आपका पहुंचा था। अगला क्वेश्चन दिया गया 42 नंबर और आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। जो कि जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, कहेंगे सर हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, बिल्कुल सही है और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से इसका नाम आता है ना, और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और शहरीकरण के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 43 नंबर है और आपसे क्या दिया गया है कि तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है। बताना है तारीख ए मुबारक शाही जो पुस्तक है किसके द्वारा रचित की गई है। 43 नंबर में आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए अहया बिन अहमद जो सरहिंदी, क्या अहया बिन अहमद सरहिंदी, ये 15वीं सदी के एक भारतीय मुस्लिम इतिहासकार हुआ करते थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका बन जाएगा। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। बताइए 44 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो एक भारत में थे लिनलिथगो, कौन, लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये 36 से लेकर 1936 से लेकर देखा जाए भारत में 1944 तक ये आपके रहे थे। सबसे ज्यादा शासनकाल इन्हीं का रहा था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे 45 नंबर में दिया गया है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये जो आपका एनाटॉमी विज्ञान है इसमें क्या अध्ययन होता है, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें करते हैं जानवरों और पौधों की जो संरचना होती है, जो संरचना होती है वो शाखाएं होती उनके बारे में अध्ययन होता है। इसका आंसर आपको फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 और आपसे कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे हम लोग जीएनपी कहते हैं निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात जब हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं, अर्थात जब जीएनपी निकालते हैं तो हम किसको शामिल नहीं करते हैं। दोस्तों याद रखिए इसमें निजी प्रेषक को शामिल करते हैं, बाय ऋणों पर ब्याज की प्राप्त होती है, बाय अनुदान होता है, लेकिन विदेशी निवासियों की जो आय होता है इसमें नहीं होती है, उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जीएनपी जो आपका होती है देश की सीमा के अंदर विदेशी निवासियों द्वारा उत्पादित उत्पादों को शामिल नहीं किया जाता है, याद रखिए। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 47 नंबर और आपसे कह रहा है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री और खरीद को क्या कहते हैं। देखिए 47 नंबर में दोस्तों इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा कि बाजार में जो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में जो सरकारी बांड है इनकी बिक्री और खरीद को जो कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट है जो विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है।
दोस्तों यहाँ पर एक रिपोर्ट है, देखिए जो आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है आपके विश्व बैंक के द्वारा होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये भी विश्व बैंक के द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक जो आपका प्रोस्पेक्टस होता है ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। लेकिन आपके सामने ऑप्शन आपका डी दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, बता सकते हैं कि जो सर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये विश्व आर्थिक मंच किसके माध्यम से, तो विश्व आर्थिक मंच जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं WEF, क्या बोलते हैं WEF संस्था के द्वारा होती है। इसका मतलब ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। 2006 में पहली बार यहाँ पर की गई थी, 2006 में पहली बार इसे प्रकाशित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 49 और आपसे कह रहा है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों याद रखिए ये सन है आपका 1982 है ना, 1982 में आयात निर्यात जो बैंक है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 से कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है और ये जारी करता है कौन, तो दोस्तों याद रखिए जो आपका IMF है, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष होता है ये जारी करता है। मतलब जो वित्तीय बाजार है उनके उभरते बाजारों के वित्त पोषण की स्थिरता आकलन करती है। ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया है डी नंबर, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है सर, यहाँ पर दिया है कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जैसे बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में लिया था, दोस्तों आपकी ब्रह्मदत्त को हराया था। इसमें मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। मतलब ये बिंबिसार के बारे में हो रही है सब बातें। अजातशत्रु को कुड़िक उपनाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो अजातशत्रु लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। पाटिल पुत्र को पाटिल ग्राम के नाम से, मतलब पाटिल उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटिलपुत्र से वैशाली स्थापित किया। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटिलपुत्र स्थापित किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापंतानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया। तो कुछ आपके ये IP पॉइंट आपके रहे उनको हमने कवर करा दिया। वीडियो कैसा लगा एक बार सभी लोग बताइएगा कि आपके साथ हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस आप ये बताइएगा कि जिस प्रकार से हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन ला रहे हैं, जैसा लेवल आपका आता है और आपको बता दिया है कि आप इस सीरीज को बिल्कुल समझ लीजिएगा, जैसे आप लोग हिंदी पढ़ते हैं वैसे इसको पढ़िएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार हम यहाँ पर जुड़कर और डेली पढ़कर हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे हिंदी में हम लोग हमेशा सीरीज करते रहे हैं और इसी प्रकार से हम जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी और बहुत ही आगे आप लोग पहुंचेंगे भी, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नए जुड़े तो